क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। 100% अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ईवीएम पर हम ठिकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठाएंगे और कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम मशीन बाहर आ रही है, क्यों आ रही है? बीजेपी इस पर जवाब नहीं देती। ईवीएम विलाप मंडली है, इसका जो है वो हार से पहले का हाहाकार शुरू हो गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि यूपी की चुनावी जंग को केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। वहां ईवीएम पर हाहाकार मचा है, लेकिन यह सवाल भी उठ रहा है कि किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल यानी एबीपी न्यूज। आज की रात कयामत की रात है बहुत से नेताओं के लिए, बहुत सी पार्टियों के लिए। 5 साल तक सत्ता का सपना संजोने वाले तमाम आंखों में आज नींद नहीं होगी, उनमें भी खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं की आंखों में, क्योंकि एक अकेला उत्तर प्रदेश बहुत हद तक देश की सत्ता और उसकी सियासत की दशा और दिशा तय कर देता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ आंकड़े ऐसा कहते हैं। देश को नेतृत्व देने में इस प्रदेश का रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक देश के सभी 14 प्रधानमंत्रियों में से 9 प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली तक पहुंची है। अब तक केंद्र में उसी की बहुमत की सरकार बनी जिसकी झोली खुलकर उत्तर प्रदेश ने भरी है। चाहे नेहरू की सरकार रही हो या फिर इंदिरा गांधी की हो, मोरारजी देसाई की रही हो या फिर राजीव गांधी की सरकार बनी हो, या बाद में अब नरेंद्र मोदी की सरकार ही क्यों ना हो, इन सब के प्रधानमंत्री बनने में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों ने सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाया है। बहुमत की सरकार छोड़ दीजिए, अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार भी बनी है तो भी यूपी की अहमियत बनी ही रहती है। याद कीजिए, जब अमेरिका से परमाणु डील पर मनमोहन सिंह की सरकार फंसी थी तो अपने 35 सांसदों के बल पर मुलायम सिंह यादव ने सरकार यूपीए की बचा ली थी। वैसे ही वीपी सिंह से लेकर देवेगौड़ा तक तीसरे मोर्चे की सरकार भी यूपी के सांसदों की वजह से ही चलती रही। यूपी की अहमियत इस बात से भी है कि देश में सबसे ज्यादा सांसद यूपी से आते हैं, कुल 80 सांसद, जी हां 80। इसका नतीजा यह है कि देश का हर 7वां सांसद उत्तर प्रदेश से आता है। यह आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में है। इसीलिए आज इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि कल जो भी उत्तर प्रदेश जीतेगा, क्या 2 साल बाद 2024 में उसका ही ये देश होगा? प्रदेश से देश तक का सफर, 22 से 24 तक का सफर क्या कल शाम तक तय हो जाएगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर साहब इस चर्चा में आए। उसके पहले आज का सवाल जो हमने ट्विटर पर पूछा है वो आपके सामने रख देता हूं कि क्या यूपी जीतने वाले दल के लिए 2024 में दिल्ली जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए पर जवाब दीजिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी पर आकर जवाब दीजिए। आप @ABP न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर ये सवाल और इसके जवाब पे अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। फिर दोहराता हूं कि क्या यूपी जीतने वाले दल के लिए 2024 में दिल्ली जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी? और अब मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। 9 घंटे 52 मिनट का वक्त बाकी है जब काउंटिंग शुरू होगी। हमारी कवरेज सुबह 6 बजे से। खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ हैं उसमें कुछ देर बाद कौशल किशोर साहब होंगे। बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी की सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता
अरुण राजभर मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर के शर्मा हमारे साथ हैं और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जो यूपी की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। इन बेहद खास मेहमानों से बात करने से पहले आज का सवाल जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन सीधे चलता हूं और पहला सवाल ब्रजेश शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाऊंगा। कल जो यूपी जीतेगा, 22 में जो यूपी में होगा, क्या वही 24 का राजा बनेगा? आपका आकलन क्या कहता है? आपने अपना म्यूट किया हुआ, अनम्यूट करिए शुक्ला जी। जी हाँ बोलिए अब सुमित बताइए। जी हाँ सुमित जी, जो मैं कह रहा था कि जो कल का चुनाव जीतेगा 2024 का वही रास्ता तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2024 में जो कल के परिणाम होंगे बहुत प्रभावित करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति को। जहां तक ये चुनाव हुए हैं, इसमें प्रमुख मुद्दे जो मैंने देखा, जो मैंने दौरा किया, लोगों को देखा, पहली बात तो जो समाजवादी पार्टी एक तो मुख्य विपक्षी दल बन के उभर के सामने आई और अन्य दल जो हमेशा परंपरागत त्रिकोणीय मुकाबला, चतुष्कोणीय मुकाबला होता था, वो इस बार कम दिखा, कुछ क्षेत्रों में दिखा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी लगभग हर क्षेत्र में दिखी। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दे बनाए थे, एक आवारा पशु था, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, ये सारे मुद्दे थे, लेकिन एक और मुद्दा बीजेपी की तरफ से जो थे वो ये था, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं और कानून व्यवस्था, इसका एक गहरा असर हमें दिखा, गांव-गांव में दिखा, और ये जो है यही चुनाव को प्रभावित कर रहा है। तो आप ये मान रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो कल जीतेगा, और जैसे कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं कि यूपी में कल बीजेपी की जीत होने वाली है। और शायद शुक्ला जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी अगर 22 जीतती है तो क्या बीजेपी 24 भी जीत रही है? नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म आने वाला है क्या? सुमित जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। नहीं, मैं ये इशारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल आए हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, जो सभी उसके आए हैं। मैं सिर्फ अब मुद्दे बता रहा हूं, किन मुद्दे में चुनाव लड़े गए हैं, कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, और कैसे जो कल के परिणाम जो है 2024 तक जाकर के पूरी देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। मैं ये बात कह रहा था। ठीक है, पूरे देश की राजनीति को कल के परिणाम प्रभावित करेंगे, और इसी पॉइंट के साथ इस चर्चा को खोल देता हूं, राजनीतिक मेहमानों के पास चलता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं, क्या इस बात को लेकर आप सहमत हैं कि 22 के परिणाम 24 को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे या नहीं, और क्यों? नहीं, मैं असहमत हूं इससे, और मैं असहमत इसलिए हूं क्योंकि मैं आपको 2012 का चुनाव याद दिलाऊंगी, जब समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था, 224 शायद उनकी सीट्स थी अगर मुझे गलत नहीं याद है तो, और उसमें वहां पर हमारे 22 एमएलएज होते थे, और 2014 में भाजपा जीती थी लोकसभा का चुनाव। तो ऐसा नहीं है कि वो पैटर्न सतत बना रहता है, वो पैटर्न कई बार पहले भी टूटा है। कल्याण सिंह की सरकार थी, उसके बाद हम लोग जीते थे, काफी बार ये पैटर्न टूटा भी है। मुझे नहीं लगता कि ये देश की दिशा और दशा बहुत ज्यादा तय होगी, लेकिन हाँ, ये जरूर ये तय करेगी कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। ये चुनाव का मुद्दा मेरे हिसाब से, मेरी नेता के हिसाब से 3 ही मुद्दे रहे हैं: बेरोजगारी, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, और किसानों का शोषण। अब हमें देखना है कि जनता ने क्या तय किया है। एग्जिट पोल जो कहते हैं, मैं उनसे बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि जनता का एक पैल्पेबल एंगर, एक गुस्सा मैंने देखा है, चाहे वो आवारा छुट्टा पशु हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो तलने वाला तेल हो, उन सब के दामों को लेकर। तो जनता क्या तय करती है उसका तो जिसको भी वर्डिक्ट देगी वो सर आंखों पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चुनाव का मुद्दा दूसरा होता है। उत्तर प्रदेश का मुद्दा यही 3 मुद्दे थे, और जिस तरह की निर्लज्जता मुझे लगता है किसी किसी चीजों में भाजपा ने दिखाई, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो, चाहे 8 साल बाद प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी का कहना हो कि उनको तो छुट्टा जानवरों की समस्या पता नहीं थी, या लोगों ने उनका नमक खाया। मुझे लगता है कि कल ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल हम और चर्चा कर लेंगे, लेकिन के शर्मा जी, मेरा सवाल आप ही से है। जो बात 12 में हुई उत्तर प्रदेश में, वो 14 में नहीं हुई, जो बात सुप्रिया जी कह रही थी, पर यह भी फैक्ट है कि जो 17 में हुआ वो 19 में भी रिपीट हुआ। 17 में बीजेपी को 325 विधानसभा में सीटें आती हैं,
तो 19 में आपको लोकसभा में फिर बहुत बड़ी संख्या मिलती है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मुद्दे हैं जिसकी ओर सुप्रिया श्रीनेत इशारा कर रही हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों के शोषण का, क्या ये 22 के मुद्दे जो थे वो 24 तक रहेंगे और क्या बीजेपी इसको लेकर चिंतित है, सोच रही है? देखिए, मैं निर्लज्जता जैसे अब शब्दों का तो उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनको मैंने सम्मानपूर्वक मैं वापस लौटा रहा हूं इस शब्दावली को। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यदि इनके ही शब्दों में कहूं कि ये सारे इतने बड़े मुद्दे थे और कल के परिणाम जैसा कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, इसका मतलब आपके किसी बातों को उत्तर प्रदेश की जनता ने गंभीरता से लिया नहीं। न ही कांग्रेस के किसी नेता की विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश में अब बची नहीं, क्योंकि लोकसभा में भी एक सीट, और मैं समझता हूं शायद खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब कि आपके ना आप विषय की गंभीरता को वहां रख पाए हैं, न ही आप वहां उत्तर प्रदेश की जमीन को समझते हैं। बिल्कुल धरती से आप कटे हुए हैं और आपके नेतृत्व की कोई विश्वसनीयता अब वहां बची नहीं। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए इनके ही शब्दावली के अनुसार। देखिए, जो बात ब्रजेश जी ने कही, मैं आपको उसको थोड़ा उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो 2017 का सुमित जी चुनाव देखा हो, तो उसने माने, और आप तो रहे हैं 2017 में वहां पर, क्या प्रमुख रूप से प्रश्न उठे थे 2017 में? 2017 में पहला प्रश्न उठा था वहां की कानून व्यवस्था को लेकर, दूसरा प्रश्न वहां उठा था बिजली के वितरण को लेकर, जो 4 से 5 घंटा की बात थी, और इसके बाद फिर जो भ्रष्टाचार और शोषण, जो वहाँ कानून व्यवस्था में जो गुंडागर्दी, अवैध कब्जा और ये सारी बातें थी। 2017 में आते ही हम सबसे पहला हमारा एड्रेस जो था वो इसी बात पर था। जो दंगा का, जिसको दंगाई प्रदेश की उपाधि मिली थी, वहाँ दंगा को कैसे समाप्त किया गया पूरी तरह से, कैसे दैनिक जीवन के अंदर में जो गुंडागर्दी, अवैध कब्जा, किसी की गाड़ी उठा लेना, किसी की जमीन हड़प लेना, सबसे पहले हमने इसको एड्रेस किया वहां पर। बिजली की जो समस्या थी, इसीलिए शर्मा जी, क्योंकि मैं सबको एक बार मौका देता हूँ, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूँ, क्या इसीलिए आपको ऐसा लगता है शर्मा जी कि आने वाले वक्त में, क्योंकि आपने इन तमाम क्षेत्रों में काम किया है, तो आपको वोट शायद विपक्ष के मुकाबले ज्यादा मिल रहे हैं? मलूक नागर जो दावे कर रहे हैं के शर्मा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानेंगे कि बीजेपी जो सपना दिखा के आई थी 17 में, वो 22 में उस सपने को पूरा कर चुकी है, इसीलिए यूपी की जनता उस पर भरोसा कर रही है, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं? देखिए, एक्चुअल में इसको ना बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जो एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है, और विपक्ष में हम भी हैं, और मुख्य रूप से पूरे देश में जो 2024 से संबंधित आपकी बात है, कांग्रेस है, समाजवादी भी है। तो आज जो लड़ाई है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये एक्चुअल में लोग शब्दों में सुनते सुनते पक गए। असलियत में है कि बहुत माइक्रो लेवल पे ये लोग वर्किंग करके सुबह से लग जाते हैं। हम विपक्षी पार्टियों को इनकी टक्कर देने के लिए मेहनत करके सुबह से रात तक अपनी डिलीवरी देनी पड़ेगी। और जो खास करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस है देश स्तर पे, इनको और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें जो गुट भी हैं और जिस तरह की वर्किंग है, पूरे देश में लोग ये चर्चा करते हैं कि यार अगर वोट दें भी तो किसको दें पूरे देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो असलियत में समझना पड़ेगा। और जहां तक आपकी बात है कि 2022 में जो है 2024 में होगा, ये एज्यूमिंग बेस पे है। अगर जो संभावनाएं राजनीति में होती हैं, अगर सारी पार्टियां मिल जाते हैं तो यूपी से रास्ता बंद हो जाएगा बीजेपी का। अलग अलग लड़ते हैं तो बिल्कुल फिर मजबूती से दिखाई देगी। तो 2 साल बचे हैं। क्या आपने दो बातें की, एक बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं और दूसरी बात से असहमत हूं। असहमत इसलिए हूं कि आप पिछली बार एक हुए थे 19 में, बुआ भतीजे, बीजेपी तब भी जीती 65-70 सीटें लोकसभा में, आप नहीं रोक पाए। आपको इस बार भी मौका था, आपको इस बार भी मौका था, किसने मना किया था? गठबंधन कर लेते। कहां गठबंधन हुआ? जब तक आप लोग आपसी मतभेद दूर नहीं करेंगे तब तक कोई गठबंधन कहां सक्सेसफुल होने वाला है?
आप बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पे आ गए और पर्सनल पार्टी स्तर पे आ गए। मैं देश को लेकर के 2024 को लेकर के बात कर रहा हूं। और पिछली बार 2019 में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, ये भी सोचना पड़ेगा। पिछली बार भी हम 15 लोग जीते थे, बीएसपी के 10 लोग हम जीते थे, वो मिलने की वजह से ही जीते थे। ये भी आपको समझना भी पड़ेगा और इस बात को मानना भी पड़ेगा। तो एज्यूमिंग बेस पे 2022 में 2024 तो के लिए आप कहना ये कह रहे हैं मलूक नागर, तो ये सवाल मेरा अरुण राजभर से है। मलूक नागर साहब की बात का इंटरप्रिटेशन निकालते हुए, जो कि मेरा अधिकार है, कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो बीजेपी का रास्ता रोक सकता है। क्या ये संभव है अरुण राजभर? समाजवादी पार्टी डिबेट में आती नहीं है, आपको उनकी तरफ से भी बैटिंग करनी है और अपनी पार्टी की भी बैटिंग करनी है। क्या ये संभव है कि 24 में अगर नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकना है तो पूरा विपक्ष लामबंद हो जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आरएलडी गठबंधन इतना मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश में कि माननीय प्रधानमंत्री जो मंडलवार और प्रदेशवार कार्यक्रम करते थे, उनको हमने विधानसभा वार पहुंचा दिया, जिलेवार पहुंचा दिया कि आपको अब जिलेवार जाना पड़ जाए, क्योंकि जनता अब उनको नोटिस पे कम ले रही थी, हमारे साथ अपार समर्थन दे रही थी। बड़े पैमाने पर जनता उत्साहित थी कि हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हम 22 लाख IT सेक्टर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जनता को ये बात पसंद आ रही थी। और हम जो 5 साल राशन फ्री देने की बात कर रहे थे और हम 2 सिलेंडर हर साल देने की बात कर रहे थे, तो जनता इन सारे जो छोटे छोटे बुनियादी मुद्दे थे, मेरे दोस्त अरुण भाई, आपने वादे किए कि आप करेंगे। बीजेपी फ्री राशन दे रही थी दोनों तरफ से, केंद्र से भी और राज्य से भी। इससे आप कैसे छीन लेंगे? 7 मार्च तक दे रही थी, लोगों के खातों में पैसे आ रहे थे। के लिए कर रही थी और हम 5 साल के लिए करने वाले थे। हम 5 साल करने जा रहे थे। इस बात को हम कह रहे थे कि हम 5 साल करेंगे, ये 7 मार्च तक करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी अब बंद कर देगी? के शर्मा जी, क्या आप अब लाभार्थी वाली स्कीम खत्म हो जाएगी? के शर्मा जी, चुनाव खत्म हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, ये दिल्ली में नहीं आश्चर्य। अब इनको थोड़ा बंद कराएंगे तो बोलूंगा। थोड़ी सी गंभीरता की बहस है, थोड़ा गंभीरता से है बहस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुमित जी देखिए, ये जो अफवाहें फैलाने का काम जो लोग करते हैं, सुमित जी, जो अफवाहें फैलाते हैं, इसीलिए तो मैं बोला, देखिए चुनाव में महत्वपूर्ण बात क्या है? चुनाव में महत्वपूर्ण बात है कि नेतृत्व की विश्वसनीयता क्या होती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो आपका नेता होने वाला है उसका विश्वास। ये इस तरह की जो बातें यहाँ पर ये अफवाहें फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, जो आपने देखा पिछले समय कोरोना काल के समय में इन लोगों ने वैक्सीन को लेकर कितना भ्रम फैलाया, फिर अनाज को लेकर कितना भ्रम फैलाया, इसमें कांग्रेस भी शामिल रही। तो ये जो अफवाह फैलाने का काम ये करते हैं, जनता इसको समझती है बहुत अच्छे से, और इसीलिए जो है जनता इनको नकार देती है। इसीलिए नकारा क्योंकि आप अभी जैसे कह रहे हैं कि मुफ्त का ये बंद हो जाए। अरे भैया, मुफ्त का विषय नहीं है, ये विषय ये है कि उनका जो है वर्तमान समय में उनको कैसे सहयोग देना। साथ ही हम केवल इस सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं। एक दिन आपने मुझसे एक प्रश्न किया था सुमित जी कि ये जो है आप मुफ्त की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके साथ उनके आर्थिक संपन्नता कैसे बढ़े, आर्थिक संपन्नता बढ़ाने के लिए उनके लिए हम कौन सी योजना लेकर आए। तो राजभर जी मैं बोलूंगा आपको बोलने के बुनियादी जो चीजें हैं उनको शर्मा जी को कंप्लीट करना। सुमित जी, जो बुनियादी चीजें हैं, हम उस जब बुनियाद, अब इनको थोड़ा बंद कराएंगे ना अभी तो बीच में। मैं ये कह रहा हूं सुमित जी कि जो बुनियादी चीजें हैं जो सीधे जनता से जाकर जुड़ती हैं। अब मैं आपको बताऊं कैसा माहौल इन लोगों ने उड़ाया उस समय जब हम शौचालय बनाने की बात किए थे, जब हम देश भर के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण। आखिर आप सोच सकते हैं एक माता, एक बहनें किस तरह से सड़कों पर जाने सुबह सुबह जाकर वो जाने शौच क्रिया के लिए बाहर जाती थी। कभी किसी ने चिंता नहीं किया। हमने जो सशक्तिकरण की बात महिलाओं के संदर्भ में की, मकान यदि जो बन रहे हैं पक्के मकान, वो हम किसको देंगे? तो महिला के नाम पर उसको रजिस्ट्री करेंगे हम, उसमें बिजली होगा, उसमें शौचालय होगा, उसमें जल से नल होगा। तो ये सारी योजनाएं जो केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जिस योजनाओं को जो है नीति जो बनाई, और उसको योगी जी ने जितने अच्छे ढंग से कह रहे हैं कि आपकी नीतियां और क्रेडिबल फेस, उसकी प्रधानमंत्री का एक विश्वसनीय फेस वो हमेशा हावी रहा है।
सुप्रिया श्रीनेत के पास जाऊंगा मैं, लेकिन मैं मेरे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी भी जुड़ गए। अरुण जी मैं आता हूँ। कौशल मैं आ रहा हूँ। सब्र मेरे दोस्त, सब्र। कौशल किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कल अगर एग्जिट पोल सही है तो यूपी में बीजेपी लौट रही है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 35-37 साल के बाद इतिहास दोहराया जाने वाला है। क्या जो कल के परिणाम होंगे वही 24 के लिए दिल्ली का रास्ता साफ कर देंगे उस पार्टी के लिए? देखिए, हमारी पार्टी भी सेवा ही संगठन के तहत काम करती है और सरकार भी सेवा के ही तहत काम करती है। इसलिए वो सारी चीज़ें जो लोगों को ज़रूरत की थी, जिसको कभी सपा बसपा या कांग्रेस ने अपने सत्ता के शासन के समय में उनको देना ज़रूरी नहीं समझा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शहर में 24 घंटे, तहसील पे 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। मुफ्त में कनेक्शन मिले, आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, लड़कियों की शादी। कौशल जी, यही तो शक है विपक्ष को कि ये सब 7 मार्च तक मिल रहा था, तो अब ये चीजें बंद हो जाएंगी, राशन बंद हो जाएगा, बिजली की कटौती शुरू हो सकती है, महंगाई बढ़ने वाली है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, ऑल दोस थिंग्स। यही तो विपक्ष को शक है कि चुनाव के चक्कर में सब मिल रहा था। वोट वो झूठ बोलते हैं। ये तो बहुत पहले से मिल रहा, कोरोना का पीरियड था उस समय से मिल रहा है। कोरोना जब शुरू हुआ तब से मुफ्त में मिल रहा था और 2019 से किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं और जनता वोट डाल चुकी है इन्हीं मुद्दों को लेकर के। और पूरे प्रदेश के अंदर 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ योगी जी की सरकार में। अखिलेश जी की सरकार में अनगिनत सैकड़ों दंगे हुए। जनता शांति चाहती है और अच्छा प्रदेश चाहती है, उन्नति वाला प्रदेश चाहती है, उसको सुविधाएं मिले। ये सारी चीज़ें उसे बीजेपी की सरकार ने दिया है, इसलिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और सपा के लोग तो इस बार इतनी दबंगाई कर रहे थे कि जहाँ जहाँ वोट पड़ गया वहाँ पर भी कई जगह मारपीट झगड़े, हमारे लखनऊ में 4-5 जगह झगड़ा मारपीट कर दिया। पर कौशल किशोर जी, अब तो ये इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ईवीएम को मैनेज करने में लगे हुए हैं स्थानीय प्रशासन की मदद से। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हुए पहरेदारी करते नजर आए। वो तो आप पे शक कर रहे हैं कि आप लोग रिजल्ट बदलवाने वाले हैं। ये जिस दिन से वोट पड़ी है और स्ट्रांग रूम के सामने ये लोग अपना कैंप लगा करके ईवीएम को बचा रहे हैं। जब वहाँ से ईवीएम निकलते नहीं देखा, वहाँ जाते नहीं देखा दूसरी, तो वहाँ बदल कब जाएगी। अब ये चूंकि हार रहे हैं इसलिए ईवीएम पे ही अंत में ब्लेम लगाना था, तो अभी से एग्जिट पोल देख करके ब्लेम लगाना शुरू कर दिया और मीडिया पर भी ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। कौशल जी, मीडिया को भी उन्होंने गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। तो इनके आरोपों की इतनी फर्जी आरोप लगाते हैं। हाँ, मीडिया का तो काम है सब, दोनों तरफ से वो हमेशा बॉक्सिंग खाता है, हमेशा मुक्के खाता है, दोनों तरफ से। जिससे भी सवाल पूछ लेता है वो उसको मुक्के मारने लगता है। हम लोग तो यही हो गए, सबसे अच्छा है कि सबसे पहले मीडिया पे सवाल खड़े कर दो। खैर, हैशटैग रिजल्ट्स ऑन एबीपी के जरिए आप सबसे पहले नतीजे देख पाएंगे 5 विधानसभाओं में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है या किसकी सरकार गिरने वाली है। 9 घंटे 29 मिनट का वक्त बाकी है। सुबह 6 बजे कवरेज हमारी शुरू हो जाएगी देश की सबसे बड़ी और सबसे सटीक का पैनलिस्ट के साथ आप इस विश्लेषण को देख पाएंगे। मेहमान मेरे साथ बने हुए, बात ईवीएम की निकल पड़ी है यूपी में। राजभर साहब, सुप्रिया जी, मैं आप दोनों से बात करना चाह रहा हूं। आप दोनों ने हाथ उठाया था। सुप्रिया जी, पहले आपसे, क्या ईवीएम के जरिए आपको शक है, आप भी समाजवादी पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाएंगी कि कुछ दिक्कत हो सकती है? सपा लगातार ये कह रही है कि ईवीएम में फेरबदल करने की कोशिश की जा रही है। सुमित जी, ऐसा है, ये मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि हमारे चुनावों की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। हमारे प्रजातंत्र में लोगों की ये अटूट विश्वास और आस्था होनी चाहिए कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वो ही चुनकर सरकार बना रहा है। और इसके लिए अगर कहीं पर किसी से कोई त्रुटि हो रही है तो कोई भी शिथिलता चुनाव आयोग नहीं दिखा सकता और वहां पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सब पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, हम सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों की अटूट निष्ठा हमारी चुनाव प्रणाली में बनी रहे। लेकिन क्योंकि ऐसे वीडियो सामने आए हैं, चाहे लखनऊ हो, गोरखपुर हो, बरेली हो, सोनभद्र हो, वाराणसी हो, जहां पर त्रुटियां दिखी है, जहां पर कमिश्नर ने आके एक्सेप्ट किया है कि हां कानून का उल्लंघन हुआ था,
लोगों के बैलेट लेके एक लेखपाल घूम रहा है संत कबीर नगर में और डीएम को डांटना पड़ रहा है, तो इसके सुनिश्चित करना सरकार की, तंत्र की और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जरा सा भी लेश मात्र किसी को ये संशय नहीं होना चाहिए कि चुनावों में कुछ गड़बड़ हुई है। ये मेरा लोकतंत्र के लिए कहना है। मैं 30 सेकंड का टाइम लेके एक और बात कहना चाहती हूं, और आपके चैनल पर मंत्री जी बैठे हुए हैं, कौशल किशोर जी मेरे ही गृह राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो उनको नमस्कार करते हुए एक ही बात कहूंगी कि कौशल किशोर जी ने लोकतंत्र का परिचय दिया था जब कोरोना काल के भयावह दृश्यों को देखकर उन्होंने अनशन पर बैठने की बात कही थी। आज वो आकर इसी सरकार को क्लीन चिट देंगे आप कौशल किशोर जी? आप कानून व्यवस्था की बात करिएगा, किस तरह से आप आंख में आंख डाल के मिलाइएगा हाथरस की उस पीड़िता को के परिवार को, या लखीमपुर में जिस औरत का चीरहरण हुआ, या उन्नाव में सेंगर ने जिसका शोषण किया, किस तरह से उनसे आंख में आंख डाल के मिलाइएगा? मनीष गुप्ता हो या विवेक तिवारी हो या अरुण वाल्मीकि हो, जिस निरंकुशता से आपकी पुलिस ने एनकाउंटर किए, अगर आपको लगता है कि ठोको और बुलडोजर चलाना कानून व्यवस्था है तो वो अपनी जगह है। और मैं अंत में आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूं, एक नागरिक होने के नाते, कौशल किशोर जी, क्या आप एबीपी के दर्शकों को और हम सबको ये वादा करके जा सकते हैं कि 10 मार्च के बाद 10 रुपया डीजल और 50 रुपया रसोई गैस नहीं बढ़ेगा? अगर ये वादा करके जा रहे हैं तो मैं आपका साधुवाद दूंगी, और अगर वादा करके नहीं जा रहे हैं तो यही असलियत है। ये सुप्रिया जी अचानक से अपने पुराने रोल में आ गई, टीवी एंकर के रोल में। कौशल जी जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। जब सवाल पूछो तो आप कहती हैं टीवी एंकर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कहना है। पूछ रही हूँ जी। कौशल जी बोलिए। मंत्री जी, कल काउंटिंग होगी और कल काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे की बात पे बोलेंगे। जिन लोगों ने गलत किया है या जहाँ पर कहीं कोई घटना हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो लोग जेल गए हैं। इसलिए कानून व्यवस्था पे हमारी सरकार चुप्पी साध के नहीं बैठी, चाहे कोई भी हो, चाहे पार्टी ही का कोई व्यक्ति क्यों ना रहा हो, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी पार्टी ने निश्चित तरीके से किया है। रही पेट्रोल और डीजल का दाम घटाने बढ़ाने की, तो इसके पहले ही हमारी सरकार 12 रुपये पेट्रोल पे और 12 रुपये डीजल पे दाम घटा चुकी है। और कोविड वाला मामला जो आपने खत लिखा था, अनशन पर बैठने की बात की थी, कौशल जी, क्या उस पर माफ कर दिया आपने? देखिए, कोविड का मामला मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि उस समय चूंकि ऑक्सीजन गैस लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जो ऑक्सीजन गैस प्लांट के मालिक थे उन लोग बहाना ले रहे थे, और इस पर मैंने ऑक्सीजन गैस प्लांट के लोगों के लिए भी मैंने बोला था कि मुझे धरने पर अगर मैं बैठूंगा तो बैठने मजबूर हो जाऊंगी, तो एक अफरा तफरी मच जाएगी। और इसको तत्काल मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और उसके बाद लोगों को गैस मिलने लगी, और प्रशासन के एक अधिकारी को हर गैस प्लांट पर उन्होंने ड्यूटी लगाई, पब्लिक को भी वो ऑक्सीजन गैस प्लांट उपलब्ध होने लगी। और उसका नतीजा ये भी निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन गैस के प्लांट के लगवाए भी। जी, आज ये स्थिति है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की अगर जरूरत है तो सबको ऑक्सीजन मिलेगी। आई होप सुप्रिया जी आपको जवाब मिल गया होगा। जवाब दे दिया मंत्री जी ने? नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला और मैं आशा भी नहीं कर रही थी। नहीं, आपको अपनी पसंद का जवाब नहीं मिला, ये आप कह सकती हैं। जवाब तो दिया उन्होंने, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। नहीं कहा। मैं इस बात का साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया। और अगर आप अपने लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि मैं उनके ये अलग बात है, आपके जवाबों से मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैं साधुवाद देती हूं, लेकिन मैंने जो असलियत है वो आपके बीच में रखी। ठीक है, मैं एक बार अरुण राजभर को लेना चाहता हूं। अरुण राजभर, ईवीएम को लेकर क्या शिकायत है भाई आपकी? वो ईवीएम जो बनारस वाली थी वो तो ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी, वो तो साफ कर दिया गया। माननीय मंत्री जी से पूछा, इतना सरलता से इन्होंने झूठ बोला प्रदेश देश की जनता के सामने कि कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो माननीय मंत्री जी हैं, वो उनको कुर्सी मिल चुकी है, उनको आगे पीछे कोई नजर नहीं आ रहा है कि वो सही है गड़बड़ है, वो उनको समझ में आ रहा है। जब वो ऑक्सीजन से तड़प रहे थे तो इनकी सरकार कह रही थी कि हमारे सरकार में ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं। सदन में इस बात को कहा था, ये शायद भूल जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने के लिए, तो शायद वहां वो ट्रेनिंग में पास हो गए हैं कि हमको झूठ बोलना। मैं मौके पर मौजूद था जहां ईवीएम मशीन रखी गई थी, मैं मौके पर मौजूद था और सबसे पहले मैंने इसको बताया कि उत्तर प्रदेश में बनारस जिले में पहड़िया मंडी में जब यह डीएम साहब कह चुके हैं, निर्वाचन अधिकारी कह चुके हैं कि कोई भी मशीन ना बाहर आएगी ना अंदर जाएगी,
और सारे सील पैक हो चुके हैं, तो फिर गाड़ी में 3 गाड़ी भर करके ईवीएम मशीन वहां किसके इशारे पर लाई गई? अच्छा, लाई गई तो फिर प्रत्याशियों को सूचना क्यों नहीं दिया गया? सवाल नंबर 2, अगर प्रत्याशी को नहीं सूचना दी तो जो चुनावी एजेंट बने थे उनको क्यों नहीं सूचना दे पाए? तो ये माननीय डीएम साहब भी माने कि नहीं हमारी लापरवाही थी, ये बात कमिश्नर साहब भी माने कि हमारी लापरवाही थी। उसके बाद भी डीएम साहब को नहीं हटाया गया, कमिश्नर साहब को नहीं हटाया गया। हटाया किसको गया? एडीएम को हटाया गया, जो उसमें शामिल नहीं था। और जो उसमें शामिल था, जो कमिश्नर शामिल था, जो सीओ शामिल था, उसको हटाया नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे थे, इस नाते उनको नहीं हटाया गया। के मिश्रा जी जवाब दीजिए। के शर्मा जी माफ करिए, माननीय मंत्री जी के शर्मा जी जवाब दीजिए। आप उसी इलाके में से आपकी ड्यूटी करके आए हैं। देखिए मैं जवाब देता हूं सुमित जी, है ना, मैं तो काशी क्षेत्र में ही था और काशी क्षेत्र का ही प्रभारी था पूरे जिलों का। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं उनके लिए बहुत साफ है, लेकिन जिन्हें झूठ बोलना है या तो प्रक्रिया नहीं जानते या उसे गुमराह कर देना है लोगों को। सुमित जी, जब पोलिंग होती है, जब वहां पर ईवीएम मशीन सील की जाती है, तो वहां जितने पार्टी के एजेंट होते हैं सबके उसमें सिग्नेचर होते हैं। जो सील लगता है उसमें भी पूरी साइन होती है, उसमें भी सील के पहले वो सिग्नेचर कागज को साइन किया जाता है। जो वोट पड़ते हैं उसमें भी सबके साइन होते हैं। फिर जब वो ईवीएम मशीन कलेक्ट हो, एक भैया अब बीच में रुक जाइए। अरे भैया सुन तो लो, पहले बात तो सुन लो, समझ लो। थोड़ा अनुभव कम है मित्र। सुमित जी थोड़ा कम बंद कराइए। सुमित जी बंद कराइएगा तो बोलूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय देश, आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, जनता तक पूरी अच्छी सही बात जानी। अरुण राजभर आपने अपनी बात कही, सुन लीजिए। अरुण जी आपके पास आऊंगा मैं। अरुण जी आप हाथ रहेगा, मैं आऊंगा, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए शर्मा जी को। बोलिए। देखिए दूसरी बात नहीं तो ऐसे तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि आप बरकरार है, समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी अरुण राजभर की आप जो चाहे बोलते रहेंगे। भाई सम्मान से सबको सम्मान दीजिए, सम्मान पाना है तो लेट हिम कंप्लीट। मैं आऊंगा आपके पास। शर्मा जी देखिए, इसके बाद जब सुमित जी स्ट्रांग रूम के अंदर में जब मशीनें रखी जाती हैं तो वहां भी सभी पार्टियों के एजेंटों के साइन होते हैं जी। जब उसको लॉक किया जाता है तब भी सॉरी, अब मैं आपको टोक रहा हूं, अगर सब कुछ ठीक था तो एक अधिकारी को क्यों हटाया गया, जो बात अरुण राजभर कह रहे हैं। और अगर गड़बड़ था तो डीएम को क्यों बचाया गया, उसको क्यों नहीं हटाया गया? मैं आपको बता देता हूं। नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये कार्रवाई चुनाव आयोग ने किया है, और किस आधार पर एकदम चुनाव आयोग ने की, आप एक बात मानेंगे एक बात नहीं मानेंगे। सुमित जी मैं ये कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने स्पष्टता से कहा कि ये जो मशीनें जा रही थी ये प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, इसके वोटिंग से कोई लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर इसका क्या विषय था? तो उसको फिर क्यों हटाया गया? फिर उस अधिकारी को क्यों हटाया गया? कोई लापरवाही हुई जूनियर अधिकारी को? नहीं सुन लीजिए ना, यदि उसमें कोई, मेरी बात सुन लीजिए, उसके भी कारण से ना, यदि उनको ले जाने में या उसके किसी उसमें जो प्रशिक्षण के लिए जा रहा था, यदि उसमें कोई कमी रही होगी तो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। अरुण राजभर बोलिए। ब्रजेश शुक्ला के जो ईवीएम है उस मशीन पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग का गाइडलाइन जानते हैं शर्मा जी। अब अरुण जी को बोलने दीजिए। शर्मा जी गाइडलाइन जानिए कि किसी भी ईवीएम को किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है तो पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाना पड़ता है। आप मुझे मत बताइए क्या होता है, लेकिन आप नगर निगम के कब्जे में भर के लेके जाएंगे। सुमित जी मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं, थोड़ा सा शांत करा दीजिए, मुझे अवसर दीजिए बोलने का। ऐसे नहीं ले जाया जाता। सुमित जी मुझे बोलने का अवसर दीजिए। ये सुरक्षित तरीके से और प्रत्याशी को भी सूचना न हो। मुझे मेरे साथ न्याय नहीं होगा, मैं चुप हूँ। अरे आपके साथ न्याय हुआ शर्मा जी, आपने जो बात की उस पर काउंटर दे रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। मैं आप दोनों के इधर ब्रजेश शुक्ला के पास जाना चाहता हूँ। ब्रजेश शुक्ला के पास जाना चाहता हूँ जो कि न्यूट्रल है। ब्रजेश जी क्या हुआ बनारस में, कौन ठीक था? डीएम ठीक थे, बीजेपी ठीक है या सपा ठीक है? मुझे आधा सेकंड दे दीजिए मात्र, इसके बाद आप। मैं आऊंगा ब्रजेश शुक्ला को बोलने के बाद। शुक्ला जी सुमित जी ये मुद्दा उठ रहा है, ये हर बार चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठते हैं और वास्तव में सिस्टम को ठीक है। और चुनाव आयोग को संपूर्ण मामले की जांच करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी इसमें, और करना चाहिए यदि सफाई चाहते हैं। है क्या समस्या कि इस तरह के विवाद आप हर चुनाव के बाद, चाहे आप झारखंड का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो,
इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। तो जिन मुद्दों को लेकर के बार बार विवाद पैदा हो रहे हैं, उसके लिए या तो सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए या सारे सिस्टम को ठीक किया जाए। इस तरह और मैं अब तो काफी कुछ ठीक हुआ है। मुझे याद है कि आपको भी याद होगा कि जब मतपत्र जो है बंडल के बंडल मिलते थे, पेटियां फेंक दी जाती थी, पूरा कैप्चर हो जाता था बूथ का बूथ, तो वहां से सिस्टम उठ करके यहां तक आया है। अब इसमें भी तमाम कमियां हैं, इसमें भी तमाम सवाल उठते हैं, इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप है, इसको लेकर के ठीक करना पड़ेगा। ये तो आप शुक्ला जी बड़ी पिक्चर की बात कर रहे हैं, वृहद तौर पर ये होना चाहिए, सिस्टम को ठीक होना चाहिए, पर बनारस में जो हुआ वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, कौन ठीक बोल रहा है? बनारस के लिए एक तो चुनाव आयोग को विस्तृत रिपोर्ट जारी करनी चाहिए सब कुछ, और कार्रवाई क्यों हुई इस पर पूरा बताना चाहिए। और दूसरी चीज, जब वहां के डीएम कह रहे थे कि सब लोग जाके देख लें, जाकर के वहां मौके पर राजनीतिक दल चले जाएं, इनको भी वो उनके साथ जाना चाहिए था, जांच करनी चाहिए। ठीक है, मलूक नागर, एक क्विक कमेंट में आपका चाहूंगा, क्या सपा चुनाव हार रही है इसलिए से ऐसे इल्जाम लगा रही है जो भाजपा ने कहा? मलूक साहब देखिए, जो भी ईवीएम और जो मशीनों में गड़बड़ की बात आई है, इसकी साफ तौर पे इंक्वायरी हो और कहीं भी अगर कोई सत्यता पाई जाए, एफआईआर करके कंसर्न लोग, चाहे ऑफिसर हों चाहे साथ में दूसरे लोग हों, उनको जेल भिजवाना चाहिए। पर एक चीज समझनी पड़ेगी, समाजवादी और कांग्रेस के में जो विपक्ष हैं, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये ईवीएम की बात कर रहे हैं। भारत सरकार में डीओपीटी एंड लॉ एंड जस्टिस में मैं इफेक्टिव मेंबर हूं। वहां पे जो पोस्टल बैलेट की जगह वोटिंग पैड से घर से कैसे वोटिंग हो, इस पे चर्चा चल रही है। इनके लोग वहां पे कांग्रेस के उस कमेटी में जो मेंबर है आते नहीं है, उनका विरोध करते नहीं है, और चुनाव के टाइम पे यहां आकर के गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। और गड़बड़ी की बातें हर चुनाव में होती भी हैं, शिकायतें हम पे भी आती हैं। उसके लिए जरूर एक कठोर कानून बने जो कहीं भी दिक्कत शर्मा हो, जी, तो शर्मा जी आपके मौका आखिरी 10 सेकंड कार्रवाई जरूर। शर्मा जी वो 10 सेकंड जो आप मांग रहे थे, शर्मा जी जल्दी से। मैं 10 सेकंड में केवल इतना कहना चाहता हूं कि कल ही मैं सुमित जी आपके ही चैनल में 5 बजे एक डिबेट में था जी। उस समय ये बताया गया डिबेट में कि एक तरह का पोस्टर जारी किया गया है रक्षा उसको लेकर, जो किया था इन्होंने अखिलेश यादव ने। दूसरा एक पोस्टर जारी और हुआ था जिसमें एक दूरबीन लगा के एक व्यक्ति जीप पे खड़ा, इसी पे 5 बजे डिबेट हुआ था। और 6 बजे देखिए, उसी के बाद तब भी मैंने कहा था कि ये तैयारी है अपने हार की भूमिका बनाने की। अब आरोप ईवीएम पर लगने वाला है। और देखिए 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अखिलेश यादव ने। शर्मा जी थैंक यू, मलूक नगर थैंक यू, कौशल साहब थैंक यू, शुक्ला जी थैंक यू, सुप्रिया जी थैंक यू, अरुण राजभर शुक्रिया। कल सुबह 6 बजे बड़ी कवरेज होगी और 8 बजे से पता लगना शुरू हो जाएगा कि यूपी में ऊंट किस करवट बैठ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।